हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। 2021 की बात है। लगभग 6 दिनों के लिए एक बहुत ही फेमस शिपिंग रूट जिसे हम सुएज कैनाल कहते हैं वो ब्लॉक हो गया था। और उसके पीछे रीजन था कि एक एवरग्रीन नामक एक बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़ा 2.5 लाख टन का कंटेनर शिप जो है उसकी वजह से ये सुएज कैनाल ब्लॉक हो गया था। और उस टाइम पे जो डेली लॉस हो रहा था ट्रेड में वो अराउंड $10 बिलियन था। साथ साथ में जो भी सामान की डिलीवरी होनी थी या प्रोडक्ट की डिलीवरी होनी थी उसमें डिले होता जा रहा था। और जो ऑयल के प्राइसेस थे, जो एलपीजी के प्राइसेस थे, वो भी आसमान छू रहे थे। और उस टाइम पूरी दुनिया को यह लगा कि हमें कोई एक अल्टरनेटिव ऐसा सी रूट डेवलप करना चाहिए जो कि स्विस कैनाल को रिप्लेस कर सके या फिर सप्लीमेंट कर सके। और रशिया भी उस टाइम पे यही सोच रहा था। हालांकि रशिया उस टाइम पे नहीं, उससे काफी पहले से सोचता आ रहा था कि जो उनका एक रूट है जो कि आर्कटिक रीजन में लाई करता है, क्यों ना हम उसको डेवलप करें। और काफी टाइम से उन्होंने ट्राई किया है कि हम उस रूट को डेवलप करने की कोशिश करें। और मैं बात कर रहा हूं नॉर्दर्न सी रूट की, जो कि लाई करता है आर्कटिक रीजन के अंदर। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से रशिया जो है वो नॉर्दर्न सी रूट को डेवलप नहीं कर पा रहा था, ऐसा क्या इशू था। तो मेनली जो इशू निकल के आया, क्योंकि वो जो रूट है वो आर्कटिक रीजन में लाई करता है और वहां का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हार्श है, उसकी वजह से काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं रशिया को। और काफी बार उन्होंने ट्राई भी किया है कि हम बाकी दूसरे नेशंस के साथ में करें, बट उसमें रशिया बहुत ही उस सिचुएशन से घिरा हुआ होता है कि मुझे किनको पार्टनर्स बनाना चाहिए और किनको नहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया नॉर्दर्न सी रूट के बारे में, नॉर्दर्न सी रूट जो है वो एक मैरीटाइम रूट है, यानी कि एक समुद्री मार्ग है जो कि आर्कटिक रीजन में लाई करता है और ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन में। और इसी वजह से ये काफी जो नेशंस हैं, स्पेशली इंडिया हो गया या चाइना हो गया, उनका भी इंटरेस्ट इसमें आप देखेंगे कि टाइम के साथ में बढ़ता जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्या है यहां पे जिसकी वजह से जो बाकी नेशंस हैं, जैसे आर्कटिक रीजन के जो भी नेशंस हैं या फिर जो इंडिया और चाइना की मैं बात कर रहा हूं, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पे हमें स्विस कैनाल में करीबन 1 महीना लगता है, जिसकी लेंथ लगभग 21,000 किलोमीटर है, वहीं पे नॉर्दर्न सी रूट की जो लेंथ है वो अराउंड 13,000 किलोमीटर है, जिसकी वजह से जो शिप्स को टाइम लगता है स्विस कैनाल में वो लगभग 1 महीना है। बट यहां पे लगते हैं लगभग 10 से 14 दिन। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आसपास के नेशंस और स्पेशली इंडिया चाइना में ये इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है। तो एक बार हम नॉर्दर्न सी रूट को देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि ये जो रीजन है ये है हमारा एग्जिस्टिंग चैनल। ठीक है। यहां पे आपको दिखेगा ये साउथ चाइना सी है, ये पैसिफिक ओशन है, फिर यहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। यहां पे आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है। फिर यहां से आप जाएंगे 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 तो यहाँ पे आपको बब अल मंदाब दिखेगी, एक और स्ट्रेट। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे इस रीजन में स्विस कैनाल दिखेगी और फिर उसके बाद में ये यहां से होता हुआ जाएगा। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग रूट है। और मोस्टली जो हमारी ग्लोबल ट्रेड होती है, अगर वो शिपिंग के थ्रू हो रही है तो वो यहीं से होती है। और इस स्विस कैनाल में 3 चोक पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया। एक तो ये आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दूसरा मैंने आपको बताया बब अल मंदाब की स्ट्रेट, और तीसरा मैंने आपको बताया स्विस कैनाल। अभी तो जो आपको 2021 में सिनेरियो देखने को मिला, जब वहां पे एवरग्रीन नामक एक कंटेनर शिप की वजह से ब्लॉकेट लग गया और जिसके बारे में मैंने बात करी, तो मैंने जिस बताया कि इस वजह से काफी जगह या काफी नेशंस जो हैं नॉर्दर्न मतलब ऐसे सी रूट्स की तलाश कर रहे हैं जो इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो अगेन जो चीज यहां से यहां पहुंच रही थी, क्या हम उसको नॉर्दर्न सी रूट से नहीं कर सकते? यहां से वो यहां पहुंच रही है, राइट। और मैंने आपको एक फायदा बताया कि ये क्या करता है, 10 to 14 डेज में आपका जो भी डिलीवरी होगा वो सप्लाई हो जाएगा। ठीक है।
अगेन आप ये देख सकते हो, ये नॉर्दर्न सी रूट है, ये यहाँ पे जापान के आसपास कहीं चालू होता है, डेलन चाइना से, फिर जापान हो गया, फिर ये हो गया, नॉर्दर्न सी रूट यहाँ से होता हुआ जा रहा है, और ये आपका स्विस कैनाल वाला रूट है जो मैंने आपको बता ही दिया। अब आप बताएंगे कि नॉर्दर्न सी रूट में ट्रेवल टाइम लग रहा है 35 डेज, बट अभी क्या हो चुका है, अभी ये और कम हो चुका है, अराउंड 2 वीक्स लगते हैं, सिर्फ 2 वीक्स, ठीक है, सिर्फ 2 वीक्स लगते हैं इसके अंदर, है ना। डेंजर्स यहां पे सबसे बड़ी बात क्या दिक्कत आ रही है, वो है आइसबर्ग्स की। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आइसबर्ग्स है, इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से आपको हार्श एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हार्श एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है जुलाई टू नवंबर ही, क्योंकि उसी टाइम पे बर्फ पिघलती है और शिप्स के लिए एक ऐसा नेविगेशनल रूट बन जाता है जो कि पॉसिबल होता है। अदरवाइज बर्फ की वजह से, आइसबर्ग्स की वजह से क्या होता है, ये पूरे साल भर ये ट्रेडिंग, ये आपका शिप रूट जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता, जो भी आपकी शिप्स होती हैं। लेकिन स्विस कैनाल में क्या है, ट्रेवल टाइम अराउंड 48 डेज है। बट यहां पे डेंजर क्या है, यहां पे डेंजर है पायरेसी का। यहां पे डेंजर है, अगर मिडिल ईस्ट में कोई इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका परिणाम आपको स्विस कैनाल के आसपास देखना मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपके, अगर पायरेसी की बात करोगे तो सोमालिया के आसपास आपको पायरेसी मिलेगी। आपको इसमें हाउदीज, जो कि एक रेबल ग्रुप है यमन का, वो भी कई बार जो है शिप्स पे अटैक कर देते हैं। लेकिन ये इसका एडवांटेज है कि ये ईयर राउंड चलता है, राइट। अगेन आप देख सकते हो किस तरीके से। अब ये आपका आर्कटिक ओशन है, ठीक है। अब आर्कटिक ओशन के पास में यहां पे देखेंगे, ये नॉर्दर्न सी रूट की बात हो रही है, ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज है, और ये आपका नॉर्दर्न सी रूट है। ये यहां से बेरिंग सी से होते हुए फिर उसके बाद में बेरिंग स्ट्रीट पे जाके मिलता है, ठीक है। आप अलग अलग एग्जांपल से देख सकते हो। और फिर उसके बाद में जो मैंने आपको बात करी कि किस तरीके से ये ट्रेवल टाइम को डिक्रीज कर देगा और कौन कौन से मंथ में एक्सेसिबल होता है। अब बात आती है कि रशिया को क्यों किसी की पार्टनरशिप चाहिए, क्यों रशिया अकेला ही इस सी रूट को डेवलप नहीं कर सकता। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि जो रशिया के इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल हब्स हैं, जहां पे ऐसे ठिकाने, ऐसा एरिया जहां पे उसकी इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, जहां पे उसके कमर्शियल सेंटर्स लोकेटेड हैं, वो प्रॉपरली क्या है, वो प्रॉपरली आपका कनेक्टेड नहीं है। प्रॉपरली कनेक्टेड किससे नहीं है, प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है जो कि आर्कटिक कोस्ट का, रशिया की साइड पे जो आर्कटिक कोस्ट है उससे प्रॉपरली ये जो कमर्शियल हब्स हैं, इंडस्ट्रियल हब्स हैं, वो कनेक्टेड नहीं है। उसका रीजन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी कैसे, कि जो भी हम सामान, इंडस्ट्रीज जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं, कमर्शियल सेंटर से जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए एक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आपको आर्कटिक रीजन के साइड में जाना है तो, ठीक है, जहां से हम ये सी रूट को एक्सेस कर सके, तो वो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बाद में अगर मान लीजिए हमने कनेक्टिविटी कर भी दी, सामान पहुंचा भी दिया, तो उस रीजन में हमारे पास में पोर्ट्स नहीं है, ठीक है। ये सारे रीजन जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब दूसरा रीजन ये, तीसरा रीजन ये भी है कि आपको पता है कि नॉर्दर्न सी रूट में कितनी बर्फ जमती है, लगभग सिर्फ 2 या 3 महीने ही ऐसे होते हैं जब बर्फ पिघलती है, और उस टाइम पे जो ये सी रूट है वो एक्सेसिबल होता है शिप्स के लिए। तो जो आइस ब्रेकर फ्लीट होती है, जो आइस ब्रेकर फ्लीट्स बोल लीजिए या फिर शिप्स बोल लीजिए, उनकी भी कमी है। किसके पास में, रशिया के पास में। ये सारे रीजंस हैं कि रशिया चाहता है कि हम अपनी पार्टनरशिप बनाएं, और वो इंडिया और चाइना को देखता है इस नजरिए से, या फिर इस एस्पेक्ट से, इस पर्सपेक्टिव से। क्यों, क्योंकि इंडिया और चाइना जो है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपोर्टर है एनर्जी के रशिया से, क्योंकि रशिया जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो इंडिया और चाइना को भेजता है। तो इंडिया और चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी इस रीजन में डेवलप करती है। अगर इंडिया और चाइना रशिया के साथ मिल जाते हैं और इस नॉर्दर्न सी रूट को डेवलप करते हैं, तो जो इनकी एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसलिए अब आपकी बात करेंगे कि चाइना क्यों इंटरेस्टेड है। अब मैंने आपको जिस हिसाब से बताया, ठीक है, एक बार मैं बताता हूं, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये रीजन है, ठीक है। अब मोस्टली जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है इस रीजन की, चाहे से आप जापान बोल लीजिए, ठीक है, चाहे से आप जापान बोल लीजिए, चाहे से आप साउथ कोरिया बोल लीजिए, चाहे से आप चाइना बोल लीजिए, तो इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इस एग्जिस्टिंग रूट जो कि आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए बबल मंदाब एंड देन स्विस कैनाल से जा रहा है, उस पर रिलाई करती है। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से साउथ चाइना सी में टेंशंस रहती हैं,
जिस तरीके से मिडल ईस्ट में टेंशंस रहती हैं, उसके वजह से कभी भी ये एग्जिस्टिंग रूट जो है वो एक बहुत बड़ा पेन बन सकता है चाइना के लिए व्हेन इट कम्स टू देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो चाइना भी ये सोचता है कि हमें इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ चाइना इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन दिस एग्जिस्टिंग रूट। तो चाइना हमेशा ये सोचता है कि किस तरीके से हम ऐसे अल्टरनेटिव रूट्स को डेवलप करें जिससे कि हम टोटली इस पे डिपेंडेंट ना हो। तो पहला रीजन तो यही है कि व्हाई चाइना इज इंटरेस्टेड। सो आई हैव टोल्ड यू कि क्यों रशिया इसमें इंटरेस्टेड है, फिर मैंने बताया क्यों चाइना इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, दूसरी चीज और ये भी है कि चाइना इसलिए भी इंटरेस्टेड है क्योंकि ये रीजन जो है, जो मैं अब रशियन आर्कटिक रीजन की बात कर रहा हूं, ये रशियन आर्कटिक जो रीजन है, यहां पे बहुत सारी एनर्जी है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो चाइना को एक एवेन्यू मिलता है जिससे कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। ठीक है, साथ साथ में चाइना क्या करता है, चाइना रेयर मिनरल्स को इंपोर्ट करता है, एनर्जी को इंपोर्ट करता है। वहीं पे ये जो रीजन है, यहां पे आपको क्रिटिकल मिनरल के रिजर्व्स भी मिलेंगे। ठीक है, यहां पे आपको क्रिटिकल मिनरल के रिजर्व्स भी मिलेंगे, यहां पे आपको स्ट्रेटेजिक डिपॉजिट्स भी मिलेंगे। ठीक है, जिस तरीके से चाइनीज इकोनॉमी अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कर पाए अगर आने वाले फ्यूचर में कोई भी जियोपॉलिटिकल शॉक्स उनको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। होप यू गेट इट। ठीक है, और साथ साथ में यही बात है कि अगेन वो रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो जाएगी, और साथ साथ में वो इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ा सकते हैं। अब था क्या, ये चाइना की पोलर सिल्क रोड है। आपको पता होगा कि चाइना के एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एक ट्रांसनेशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ट्रांसनेशनल का मतलब कि बहुत सारे नेशन से गुजरता हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि कनेक्ट किया जा रहा है। और माना जा रहा था कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, ये चाइना की जितनी भी डिमांड्स हैं एनर्जी से रिलेटेड या फिर क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड या फिर रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड, उसको वो पूरा करेगा। बट किसी कारणवश और काफी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जैसे कि आपको पता है सी पैक भी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जो है वो भी पार्ट है बीआरआई का। ठीक है, तो वो भी कारणवश जो जियोपॉलिटिकल सिनारियोज हैं, जो रिलेशंस हैं, उनमें स्ट्रेन होने की वजह से काफी बार ये भी नहीं पूरा हो पा रहा है। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे। अब चाइना की जो पोलर सिल्क रोड है, जो आप ये देख पा रहे हो पोलर सिल्क रोड, ये क्या है, ये एक नॉर्दर्न विंग है। मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट या नॉर्दर्न विंग पार्ट है। ठीक है, ये 2017 में क्या किया था, 2017 में चाइना ने लॉन्च किया था। ठीक है, क्यों लॉन्च किया था, अगेन कनेक्टिविटी के लिए। अगेन जो वो हैवीली डिपेंडेंट है स्विस कैनाल पे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, उसको कंपनसेट या ओवरकम करने के लिए। और इन्होंने रशिया से बात करी, आर्कटिक रीजन के नेशन से बात करी, बट हुआ क्या, रशिया ही सिर्फ इंटरेस्टेड था, बाकी रीजन्स इंटरेस्टेड नहीं थे। बाकी रीजन्स इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थे, पहली चीज तो ये थी कि जो बाकी नेशंस थे वो तो लिबरल डेमोक्रेसी थे। ठीक है, और मोस्टली वो यूएस के एलाइज थे, और यूएस उनपे आप बोल दीजिए उनको कन्विंस कर रहा था, या फिर आप इनडायरेक्टली वे में कह सकते, राइट वे में कह सकते हैं कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप इस चाइनीज के प्रोजेक्ट में ना भाग दें। दूसरा, जिस तरीके से चाइना की इमेज है, जिस तरीके से वो कमर्शियल लोन पास करता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, और जिसे हम कहते हैं कि फिर धीरे धीरे जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम के बाद में जो ट्रांसपेरेंसी उनके कमर्शियल लोन्स में नहीं है, उस वजह से वो जो नेशन है पर्टिकुलर डेट ट्रैप में फंस जाता है। और उस डेट ट्रैप की वजह से जो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना ने इन्वेस्ट किया था, वो है या तो लीज पे चाइना के पास आ जाता है या फिर चाइना का उस पे हक हो जाता है, जिस वजह से वो उस पर्टिकुलर रीजन को चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ा पाती है, साथ साथ में उसका एक्सेस भी बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर रीजन में। और यही सारे कारण की वजह से, और जिस तरीके से चाइना जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है तो वो उसका ड्यूअल यूज लेता है, उसको सिविलियन पर्पस के अलावा मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज लेता है। तो इस वजह से रीजन को भी थ्रेट होता है, जिस तरीके से आपने साउथ चाइना सी में देखा होगा, और अभी उसकी प्रेजेंस इंडियन ओशियन में भी ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। ठीक है, तो अब नॉर्दर्न सी रूट इंडिया के लिए क्यों रेलेवेंट हो जाता है? पहली चीज तो ये है, पहली चीज सबसे बड़ा ये है कि रशिया भी टेंशन में रहता है चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से। मतलब जिस भी रीजन में आपने चाइना को अलाउ किया तो चाइना अपनी जड़ें फैलाएगा, चाहे से वो आपका इंडियन ओशन हो, चाहे से वो आपका साउथ चाइना सी हो। हर जगह जब जब चाइना की प्रेजेंस इंक्रीज हुई है, इनिशिएट हुई है, तो धीरे धीरे उन्होंने उसको बढ़ाया ही है, उसको इंक्रीज ही किया है। ठीक है, और इस चाइनीज डोमिनेशन को रोकने के लिए क्या चाहता है, रशिया भी चाहता है कि इंडिया का रोल बने। ठीक है, पहला चीज तो ये।
और आपको भी पता होगा कि अभी इसी साल में मिड इस साल में क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी विजिट किया था रशिया को और रिगार्डिंग इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की गई थी। उसी टाइम पे हमने क्या किया है, हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं जो कि लगभग यूएस $100 बिलियन के हैं। ठीक है, और फिर इंडिया के लिए ये भी रेलेवेंस है, जिस तरीके से इंडिया ट्रांसपोर्ट करता है स्विस कैनाल से, मतलब मंगवाता है या फिर एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी हो जाएगा और जो टाइम और कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। दूसरी बात यह भी है कि जब आप नॉर्दर्न सी रूट को स्विस कैनाल से कंपेयर करेंगे तो मैंने आपको बोला कि टाइम तो कम लगता ही है बिकॉज डिस्टेंस तो कम है ही, लेकिन आपको पता होगा कि स्विस कैनाल के अंदर आपको फाइन देना पड़ता है फॉर द पैसेज, चार्जेस लगते हैं, बट नॉर्दर्न सी रूट में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्यूल की सेविंग होती है नॉर्दर्न सी रूट में क्योंकि छोटा है, जो स्टाफ ऑपरेट करता है उन शिप्स पे उनके जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। स्विस कैनाल पे शिप्स की क्यूज लगती हैं, लाइनें लगती हैं, लेकिन नॉर्दर्न सी रूट पे लाइनें नहीं लगती हैं। इन कारणवश ये सारी चीजें हैं। नॉर्दर्न सी रूट में यही है कि सिर्फ 2 या 3 महीने वो एक्सेसिबल रहता है, बट जो साइंटिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो ये कह रहे हैं जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, 2030 तक जो नॉर्दर्न सी रूट है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और ये जो रूट है, जो सी रूट है, वो पूरे साल भर के लिए एक्सेसिबल होगा। तो उस चीज को, उस लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए रशिया चाहता है कि इंडिया और चाइना पार्टनर बने। तो ये सारी चीजें होंगी। अब इंडिया का इंटरेस्ट इस रीजन में इसलिए भी लाई करता है बिकॉज वो डेवलप है चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। वो प्रॉमिस करता है कि हम टाइम रिड्यूस कर देंगे, इंडिया यूरोप का ट्रेवल टाइम जो है 2 वीक्स बाय 2 वीक्स कम कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने डेवलप कर लिया नॉर्दर्न सी रूट को तो ये स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव तो है ही, बट ये इकोनॉमिक वन भी है। ठीक है, इकोनॉमिक वन कैसे? जो भी अनएक्सप्लोर्ड गैस है, जो भी मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें भी है और हम भी रशिया पे डिपेंड करते हैं व्हेन इट कम्स टू एनर्जी, तो वो भी हमारी फुलफिल हो जाएगी। जब हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, तो हमारे स्टेक भी बढ़ेंगे, हमारी उसमें शेयर भी होगा और उस वजह से हम एनर्जी सिक्योरिटी रहेंगे। तो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव भी है और इकोनॉमिक वन भी है। कंक्लूजन यही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करेंगे इस रूट को डेवलप करने की तो आपको कोई प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। इनिशियली कोई प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि आपके पास में आइस ब्रेकिंग फ्लीट्स नहीं है, आपके पास में मेजर, ठीक है, आपके पास में लैक ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो मैंने बताया, पहले आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पैसा लगेगा, तो इनिशियली आपके पास में जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी और प्रॉफिट शायद ना के बराबर होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में दिस रूट इज अनलाइकली टू बी प्रॉफिट। ठीक है, और एडिशनली आपको नेसेसरी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे मैंने आपको बोला कि एक तो जो रशिया के इंडस्ट्रियल हब्स हैं, कमर्शियल हब्स हैं, वो रशिया के आर्कटिक रीजन के साइड में इसलिए नहीं आते क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको रेलवे की लाइन बिछानी पड़ेंगी, राइट, आपको पोर्ट्स कराने पड़ेंगे। तो इस वजह से भी जो है शॉर्ट टर्म में ये जो रूट है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नॉर्दर्न सी रूट की जो अपील है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके से ये जो नेविगेशन टाइम है बिटवीन एशिया एंड यूरोप उसको कम करता है, साथ साथ में ये प्रेजेंट करता है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और जो भी नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये विन विन सिचुएशन होगा, चाहे वो रशिया के लिए हो, चाइना के लिए हो, इंडिया के लिए हो। और अगर हम इस रूट को डेवलप कर पाते हैं तो स्विस कैनाल की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, और जो आप जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, जिस तरीके से यूएस का जो इन्फ्लुएंस होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उस तरीके से हमें इस रीजन में इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं तो आप मिलिटरीली स्ट्रांग होंगे, और जब आप मिलिटरीली स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली जब आप स्ट्रांग होंगे, तो आप उस चीज को किस तरीके से हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में चैनलाइज करते हैं, वही नेशन जो होंगे वो ग्लोबल सुपर पावर बनेंगे। होप यू गेट इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड अगर आपको ये जो लेक्चर है अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक इट। अगर जिस तरीके से आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर रहा है और आप चाहते हैं कि किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें तो प्लीज़ शेयर इट, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।